हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज ईयर राउंड सीरीज का चैप्टर 8 है, यानी अभी तक 7 चैप्टर्स में लगभग हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और ये सारे क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट्स, बैकवर्ड लिंकेजेस, ये सारी ही चीज़ें आपको पिछले वीडियो सीरीज़ में मिल जाएंगी। अगर आप बिंज वॉच करना चाहते हैं तो बिंज वॉच करके देखिए, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर हैंड पिक्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अक्रॉस इंटरनेट एंड वेरियस अदर सोर्सेज। तो आई होप आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। इन केस अगर आप इसको रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बहुत सारे लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट भारत टेक्स 2024। नाउ इंडिया टेक्स प्रोजेक्ट was launched as part of भारत टेक्स 2024 इज एसोसिएटेड विथ, यानी इंडिया टेक्स परियोजना को भारत टेक्स 2024 के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। यह किससे संबंधित है? ए, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर टेक्सटाइल वैल्यू चेन एंड कंप्लायंसेस, यानी टिकाऊ और परिपत्र कपड़ा मूल्य श्रृंखला और अनुपालन में तेजी लाना। बी, सीमलेस इजी टैक्स रिलेटेड। बी, निर्बाध आसान कर संबंधी। सी, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, कृषि वस्तुओं का निर्यात। डी, प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उत्पादन। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर टेक्सटाइल वैल्यू चेन एंड कंप्लायंसेस। अगर आपने दिमाग थोड़ा सा लगाया होगा तो भारत टेक्स प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी टेक्सटाइल से मिलता जुलता लग रहा है, और क्योंकि यहाँ पर भी टेक्सटाइल आ रहा है, दैट्स वाई ये सबसे उचित और अच्छा आसान ऑप्शन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैकिंग क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भारत टेक्स 2024 एक तरह का मेला लॉन्च किया था, एक मेगा इवेंट लॉन्च किया था। और ये टेक्सटाइल इवेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली 10,000 आर्टिजन्स को उन्होंने बुलाया, वीवर्स, स्टूडेंट्स को बुलाया, फैक्ट्री वर्कर्स को बुलाया, एनजीओज को बुलाया इस पूरे मेले में, मेगा इवेंट में, और 70 नॉलेज सेशंस दिए। इसके अलावा इसमें यूनिफाइड फॉर्म टू फैशन का जो है फोकस ये पूरी तरीके से किया जा रहा था, यानी कि किस तरह के कपास का उत्पादन हमें करना चाहिए, ये भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और उससे किस तरह के कपड़े, किस तरह के टेक्सटाइल का फॉर्मेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे में डिस्कशन हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही है, जहाँ पे कि जो बहुत सारे छोटे छोटे हमारे एमएसएमई और स्मॉल एंड मीडियम टाइप के जो आर्टिजन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको वो एक कॉन्ग्रीगेशन में, एक तरह के मेले में, एक तरह के समायोजन में इकट्ठा कर रही है, और सभी लोगों के नेटवर्किंग से बहुत बिजनेस को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। और ये उसके लिए, यानी कि गवर्नमेंट उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। ये सारा उद्देश्य गवर्नमेंट को बाहर से निकल करके फैसिलिटेट करने का है कि उन लोगों को जो उस फील्ड में हैं, जो उस सेक्टर में हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए कि वो अच्छा बिजनेस कर पाएँ, अच्छा धंधा कर पाएँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट इदाते कमीशन। द इदाते कमीशन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, इदाते आयोग जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्न में से संबंधित है। ए, प्रिपरेशन ऑफ स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कास्ट बिलोंगिंग टू द डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करना। बी, टू स्टडी प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मराठास इन ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी श्रेणी में मराठों के लिए आरक्षण के प्रावधान का अध्ययन करना। सी, टू वर्क विथ जुडिशरी टू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, न्यायपालिका के साथ मिलकर न्यायिक जवाबदेही का तंत्र विकसित करना। टू रिकमेंड मेजर्स फॉर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, पूर्ण खाता परिवर्तनीयता के लिए उपायों की सिफारिश करना। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेट वाइज
कास्ट बिलोंगिंग टू डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि ये जो इदाते कमीशन पूरा बिलोंग करता है, ये पूरा जो इदाते कमीशन का प्लैंक है, प्लेटफॉर्म है, वो विमुक्त खानाबदोश जनजातियों की राज्यवार सूची तैयार करने से संबंधित है। अब ये अचानक से न्यूज़ में क्यों है, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है, समझ लेते हैं। इसका आंसर देखें तो आप ए है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्रोटेक्शन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स एनएचआरसी स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इदाते कमीशन रिपोर्ट। तो इदाते कमीशन एक कमीशन था जो कि खानाबदोश जनजातियों के ऊपर बनाई गई एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आयोग ने बोला है कि गवर्नमेंट को मस्ट एक्ट टू रिपील द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952, यानी कि 1952 का हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, इसको गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। अब तीनों चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला इदाते कमीशन की रिपोर्ट, दूसरा नोमैडिक ट्राइब्स, तीसरा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी मानव के जो कि पैदा लिया है, सांस ले रहा है, जीवित है, उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उसको कंजर्व करने की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। नोमैडिक ट्राइब्स के भी कुछ अपने जीवन के अधिकार हैं, उनके भी कुछ मानव होने की वजह से अधिकार हैं। इदाते कमीशन की रिपोर्ट ने यह बताया कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि नोमैडिक ट्राइब्स को इस कैटेगरी में, एक कैटेगरी में रखता है जो कि उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर्स बना देता है। इसको एक कास्ट या एक क्लास की तरह से ट्रीट करता है जो कि समाज के बाहर रहती है, और इसको एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट ऑफेंडर की तरह से बिहेव किया जाता है। इनको ह्यूमन की तरीके से, जो कहते हैं कि जब तक किसी का गुनाह साबित न हो जाए वो बेगुनाह रहता है, यह इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इनफैक्ट इनको बेसिक हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है, और ये शहरों के बाहर, कई बार शहरों के अंदर से भी गुजरते हुए देखे जाते हैं और वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो थोड़ा न्यूज़ कब ये फ्लोट कर रही थी, न्यूज़ फ्लोट कर रही थी 20 जनवरी 2024 को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी ऑन फ्राइडे स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ implement the Idate Commission report that has recommended for setting up the permanent commission for nomadic, semi-nomadic, denotified tribes यानी NT, SNT, DNT tribes इंडिया में जो हैं उनके ऊपर इसको रिपोर्ट बनानी थी, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट इज़ अबाउट द mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम, यानी mRNA प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, द mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम्स एम्स टू एनहांस वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs। mRNA प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों LMIC में वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। स्टेटमेंट 2, द प्रोग्राम हैज़ डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट विच इज़ नाउ बीइंग अडॉप्टेड फॉर अदर डिजीजेस। कार्यक्रम ने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के लिए एक मंच विकसित किया है जिसे अब अन्य बीमारियों के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। 3, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, यह विश्व बैंक की पहल है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल द 3, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 ओनली। अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है वो एम करता है इन्हांस करने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, दैट प्रोग्राम हैज़ डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स विच इज़ नाउ बीइंग अडॉप्टेड फॉर अदर डिजीजेस, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जगह पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए था, एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस। तो अगर हम देखें अक्टूबर में 2024 में
mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के कई सारी न्यूज़ आ रही थी। mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एस्टैब्लिश्ड बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द ग्लोबल इनिक्विटीज़ in vaccine manufacturing. Its primary aim to build mRNA vaccine manufacturing capacity in low and middle income countries LMICs, thus bolstering health security through local and regional productions. ठीक है, तो पूरा WHO का उद्देश्य क्या है कि एक तरह से मेडिसिन का एक पूल बना दिया जाए, एक नेटवर्क, एक चेन ऐसी विकसित कर दी जाए जिससे कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी कुछ वैक्सीन का निर्माण, उसकी जो प्रौद्योगिकी है, mRNA की जो जानकारी है, वो साझा कर करके उस वायरस के प्रति जो हम टीका विकसित कर सकते हैं उसका हमें यहाँ पे काम लेना है, उसका हमें काम करना है। ठीक है, आई होप mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी इसमें भी अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है तो mRNA बेसिकली मैसेंजर RNA होता है। थोड़ी सी मैं और बातें बता ही देता हूँ, बल्कि mRNA जो होता है वो मैसेंजर RNA होता है और ये मैसेंजर RNA आमतौर पे वायरस के अंदर पाया जाता है। ये उस वायरस का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी कि ये उस वायरस की क्या होती है, पहचान होती है। और इस पहचान को जो पढ़ ले, इस आईडी को जो पढ़ ले, इस आईडी को जो समझ ले, वो बायोलॉजिस्ट, वो देश, वो साइंटिफिक लैब उसके अगेंस्ट में एक टीका विकसित करने की क्षमता में आ जाती है। यानी कि कम से कम उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो अब उसको विकसित कर लेना है कि उसके अगेंस्ट में टीका कैसे डेवलप करना है, बस इतनी सी बात रह जाती है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि किसी वायरस को बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई करना थ्रू इट्स आईडी, यानी कि उसके mRNA से हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ये सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है। अब मान लेते हैं कि 4 अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, तो 4 अलग अलग देशों में अगर इसके लिए अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं और चारों अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा न करें तो इसके टीके को डेवलप होने में काफ़ी देर लग जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक ऐसा तंत्र विकसित करते हैं, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित करते हैं जिससे कि हम इसके mRNA यानी कि आईडी को पढ़ने के लिए जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा करते रहते हैं। और ये जो जानकारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक प्रत्येक देश को बहुत ही फ़ायदा करती है और इसका टीका विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसके वैक्सीन को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द implication ऑफ recent drug prices hike approved by नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA द्वारा हाल में ही अनुमोदित दवा मूल्य वृद्धि के निहितार्थों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Statement 1. The price hike aims to prevent shortage of essential drugs used for treating chronic diseases. मूल्य वृद्धि का उद्देश्य पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक दवाओं की कमी को रोकना है। Option B. Statement 2. The increase in drug prices will solely benefit large pharmaceutical companies and has no impact on small and medium enterprises. दवा की कीमतों में वृद्धि से केवल बड़ी दवा और कंपनियों को फायदा होगा और छोटे और मध्यम उद्योगों SME का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Which of the statement given above is are correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही है 1 ओनली केवल एक, 2 ओनली केवल दो, बोथ 1 and 2 एक और दो दोनों, नाइदर 1 नॉर 2 न तो एक और न ही दो। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी ओनली 1। अब इस ओनली 1 में आपको ये ध्यान देना है कि द प्राइस हाइक एम्स टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक डिजीजेस एंड द सेकंड स्टेटमेंट दिस विल इंक्रीज द प्राइस विल सोलली बेनिफिट लार्ज फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो सोलली वर्ड है ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। केवल बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फ़ायदा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी इसका प्रभाव मिलेगा, कुछ कुछ फ़ायदा इनको भी होता है। एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड सिंस ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कर लेते हैं। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका उद्देश्य जो है पूरे देश में, भारत में जो
इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस को रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियली हाइक ना हो जाए दवाइयों की प्राइसेस में, इससे उसको बचाती है एनपीपीए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डायरेक्ट्स फर्म्स टू कट प्राइसेस ऑफ 3 एंटी कैंसर ड्रग्स, और ये अक्टूबर मंथ में ये न्यूज़ फ्लोट कर रही थी, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। तो इसमें कौन कौन सी दवा है? ऑस्मेरिनिब, ध्रुवालुमैब और एक और दवा थ्रेजुमैब, ऐसे करके 3 दवाएं हैं। मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट ऐसी 3 दवाएं हैं। नाउ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए डायरेक्टेड द मैन्युफैक्चरर्स टू रिड्यूस द मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट इज एमआरपी ऑफ 3 एंटी कैंसर ड्रग थैजरुम्ब एंड ऑक्सी, ये तीनों दवाएं TOD ऐसा करके मैं पढ़ लेता हूं। एंड ये सारी दवाइयों को लेकर के जो अनाउंसमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है एनपीपीए, जो कि प्राइसिंग को रेगुलेट करती है, एक्सट्रीम दवाएं होती हैं उनकी प्राइसिंग को रेगुलेट करती है, उसने ऐसा कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड यानी CFAF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जलवायु चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, जलवायु वित्त कार्रवाई निधि CFAF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशंस ओनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जलवायु वित्त कार्रवाई निधि CFAF में केवल जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों से योगदान शामिल होगा। Statement 2, CFAF will allocate half of its fund to finance climate projects in developing countries. CFAF अपने आधे फंड को विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवंटित करेगा। Which of the statement given above is are correct? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही है ऑप्शन A 1 only, ऑप्शन B 2 only, ऑप्शन C both 1 and 2, ऑप्शन D neither 1 nor 2। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B 2 ओनली। इसका जो पहला स्टेटमेंट है, द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशंस ओनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये गलत कथन है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ओनली है वो आपको ऑलरेडी डाउट में लेकर के गया होगा। अब यहाँ पे जो सही इसका करेक्शन होगा वो क्या होगा? न सिर्फ कंट्रीज बल्कि कंपनीज भी, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे भी पैसे लेने की बात हो रही है, जो कि बहुत ही फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। वहीं पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अजरबैजान लॉन्चेज क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इन पैकेज ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर COP29, यानी कि अजरबैजान में जहाँ पे कि बाकू में इस बार की COP की सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो एनवायरनमेंट के ऊपर होती है, वहीं पर क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड कैपिटलाइजेज विथ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज। यहाँ पे आपको कंपनीज भी देखने को मिल रहा होगा। द फंड विल कैटलाइज द प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड हाईली कंसेशनल एंड ग्रांट बेस्ड फंडिंग। तो बहुत ही कंसेशनल और ग्रांट बेस्ड फंडिंग जो है वो इसका टारगेट है। ये एक तरीके से एक नई स्कीम है, एक नई फाइनेंशियल स्कीम है जो कि क्लाइमेट को बचाने के लिए हम एक तरीके से पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि एक तरह की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी एक मिनिमम अमाउंट सबसे अर्ज किया गया है, सबसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट को या और इस फंड के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, द फंड टू रिसीव एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज, वो बातें जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं।
यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था हमारे स्टेटमेंट में, दैट्स वाई वो गलत हो गया था। और बाकी के भी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो वीडियो रोक करके एक बार पढ़ लें, काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट डिटेल हैं जो कि COP 29 से संबंधित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं, देन हियर इज़ माई ID। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।